सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक और कम्मो का, साथ ही प्यारी बुआ का नमस्कार। अब इन्होंने और लगा दिया तो हमने सोचा हमें तो ये माइनस कर देंगी भाई। और खुद ही जिद कर रही थी, नहीं बुआ आप चलिए तभी जाएंगे कार्यक्रम में, नहीं तो तुम्हें आज अकेले करना पड़ता। हाँ। अरे बुआ जी आपको कैसे छोड़ के आते? पर बुआ जी मुझे तो ये बहुत मीठा सा सरप्राइज लगा। मुझे पता था कि कम्मो भाभी आने वाली है और आप अचानक से आ गई ऐसे। ये बहुत प्यारा सा पर मीठा सा सरप्राइज था। सोनाली जी सरप्राइज हमेशा अच्छा ही लगता है। वो तो बात है। वैसे बुआ से एक वादा भी है। क्या? आपने वादा किया था आइसक्रीम खिलवाएंगी। वो तो खिलवाएंगी ना, तो हाँ कम्मा मौरिया से कह देंगे ये खिला देंगे। भाई हम तो आदेश देने के लिए हैं। और देखो तुम लोगों का काम है कि बुजुर्गों का सम्मान करा करो। हाँ बुआ जी आपको कैसे पता चला? इसीलिए तो आपको लाए हैं। आज का विषय ही कुछ ऐसा था, इसलिए लाई हो तुम। अच्छा बाकी विषय भी बता दो, कहीं कुछ उसमें और गड़बड़ ना हो। झोल झाल तो नहीं है? झोल है, अब झोल भी नहीं है और झाल भी नहीं है। क्या है व्यंजन है, व्यंजन विधिया। हाँ तो उसमें झोल बनेगा कुछ। झोल बनेगा, बहुत मीठा मीठा झोल बन सकता है, तीखा भी झोल बन सकता है। अच्छा चलो बाकी विषय बताओ। साथ ही आज हम बुजुर्गों के सम्मान के बारे में भी बातचीत करेंगे कि बुजुर्गों को कैसे सम्मान दिया जा सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं। वैसे सखी विशेष में हम चंद्रलेखा के बारे में बात करेंगे जो नृत्यांगना है ना। साथ ही बिरसा मुंडा पुण्यतिथि है। बिरसा मुंडा जो हमारे स्वतंत्रता के वीर लड़े थे और बहुत पराक्रमी थे। उनकी जो मिसाल है वो वाकई बहुत अलग तरीके की है। सभी लोगों ने सिर्फ आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बाकी चीजों में विरोध किया, अपने पराक्रम को दिखाया। उसके बारे में बात करेंगे। सोनाली बिटिया तुम तो वायदा करवा लेती हो, पूरा भी करवा लेती हो, लेकिन जो तुमने कहा था कि हम ऐसे बस बताएंगे और उसका एक अच्छा सा गीत सुनाएंगे, वो कहाँ गया? सुनवा देते हैं। हाँ तो ये बात। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
सोनाली जी, कुछ इसी तरह हमारे जीवन में, हमारे मन में महकती रहती है बुजुर्गों द्वारा दी गई सीख और उनका आशीर्वाद। बिल्कुल है ना बुआ जी? हमें क्या पता तुम लोगों के मन में क्या महकता है, तुम लोग क्या सूंघती हो, क्या एहसास होता है। हम तो उस दौर से गुजर चुके, अब इंतजार करते रहते हैं कि देखिए क्या मिलता है सामने से, बस। ठीक है, तो हम आइसक्रीम हम खिलवा देंगे, समझी? मैं उसी का इंतजार कर रही थी। हमें पता है तुम इसलिए आगे कुछ बोल ही नहीं रही हो, जबकि आज लोक नायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, तो उनको नमन करते हुए हम उनके बारे में बातचीत करेंगे और बताएंगे कि वो कौन थे। वैसे बुआ जी, बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे और इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर साल 1875 को रांची जिले के उलिकशुतु गांव में। सालगा गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद चाईबासा विश्वविद्यालय से आगे की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। माफी चाहती हूँ, चाईबासा विद्यालय से आगे की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। और बिरसा मुंडा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होते थे। उन्होंने लोगों को हिंसा, मादक पदार्थों से दूर रहने की भी सलाह दी थी। केवल सलाह नहीं देते थे, ऐसे लोगों की बातों में वो ताकत होती थी कि जो वो कहते थे लोग उनको हतप्रभ होकर सुनते रहते थे जी। और जो भी वो कहते थे या कहें एक तरीके से कि संकल्प करवाते थे कि आज छोड़ देना है, तो लोग एक आवाज पर वो काम कर देते थे कि आज चलिए यहाँ चलना है, 10 मील चलना है, तो लोग चल पड़ते थे। ये ताकत होती थी ऐसे पराक्रमी लोगों में और उन्हीं में से ये थे। ऐसे हमारे साथी ने लिखा है, बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां उन्हें धीमा जहर दिया गया था, जिस कारण 9 जून 1900 को शहीद हो गए वो। बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे बिरसा मुंडा। और 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को उन्होंने एकत्रित कर अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। वर्ष 1897 से 1900 तक मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध होते रहते थे। आगे चलकर बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया और अंग्रेजों से जीत हासिल की। और वर्ष 1900 को जनवरी माह में बिरसा एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर अंग्रेजों द्वारा हमला हुआ, जिस संघर्ष में काफी लोग शहीद हुए थे। फिर जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 9 जून को उन्होंने अंतिम सांस दी जेल में। और आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। और उनकी जो समाधि है वो रांची में कोकर के निकट है, डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। तो उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, ये सब चीजें भी हैं। उनके नाम पर उनको श्रद्धांजलि स्वरूप नाम रखे गए हैं। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। हम लोक नायक बिरसा मुंडा को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी,
किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो भाई हमें अभी बात कर रहे थे बिरसा मुंडा जी की, और उन्हें धरती आबा के नाम से भी लोग जानते हैं क्योंकि इतने धरती से जुड़े हुए थे। और अकाल पीड़ित लोगों के लिए भी उनके पूरे संगठन के लोगों ने मिलकर जो मदद की थी, इसी वजह से उन्हें लोग धरती आबा के नाम से पुकारने लगे। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना सोनाली बिटिया की जिन्हें कि जीते जी एक महापुरुष का दर्जा मिल जाए, और ये कुछ इनके साथ ऐसा ही हुआ। इनकी कर्मठता, पराक्रम और वो जज्बे को देखकर उसी समय लोगों ने इन्हें महापुरुष बना दिया और मान लिया, और थे भी वैसे। और आगे आने वाली जो पीढ़ी है, मतलब हम जैसे जो बच्चे हैं और आगे आने वाली जो पीढ़ी है बुआ जी, उनके लिए एक उदाहरण है ये। हाँ बिल्कुल। अक्सर जब आपका मन बहुत डूब रहा हो, आपको लगे कि कुछ भी नहीं है, तब हम ऐसे लोगों को याद करते हैं तो हमें एक नया जीवन मिल जाता है ना। और बहुत उनके व्यक्तित्व को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है। वैसे बुआ जी, हाँ, एक बात पूछे? हाँ पूछे। पढ़े नहीं, ये पढ़ेंगी नहीं, ये बस पूछती रहेंगी। हाँ बताओ। वो जो आइसक्रीम की बात हो रही थी ना, वही पूछना था कि क्या कब मिलेगी? 4 बजे तक कार्यक्रम है, कहीं नहीं खिसकना है। जरूरत पड़ेगी तो हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप आइसक्रीम नहीं खा सकेंगी। तो ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा। यह है विविध भारती, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद कि हाँ ब्रेक के बाद बुआ हैं आपके साथ, प्यारी बुआ, और हमारे साथ हैं कम्मो बहुरिया और सोनाली बिटिया। तो बिटिया बहुरिया के संग कार्यक्रम करने का अपना मजा है, क्योंकि बहुत सारे विषय रहते हैं तो अलग अलग ढंग के विषय हों। जैसे कि अब आगे क्या है? आज हम सखी विशेष नृत्यांगना चंद्रलेखा, जिन्हें चंद्रलेखा प्रभुदास पटेल इनका पूरा नाम था, पर चंद्रलेखा के नाम से ही उन्हें जानते थे लोग। और उनका जन्म 6 दिसंबर 1928 को महाराष्ट्र के वाड़ा में हुआ था। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कानून की पढ़ाई की, पर नृत्य कला की ओर बढ़ते रुझान के कारण उन्होंने कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी।
उन्होंने नृत्य की शिक्षा अपने गुरु एलप्पा पिल्लई से प्राप्त की। साथ ही वे बाला सरस्वती और रुक्मिणी देवी अरुणडेला से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थीं। वो दासी अट्टम सीखने के लिए मद्रास भी गईं। मतलब वो जज्बा था जिसको कहना चाहिए। और उन्होंने भरतनाट्यम को योग और कलारीपयट्टू, जैसे ये कलारीपयट्टू जो है वो केरल की मार्शल आर्ट है, तो उसको एक तरह से जोड़ा, एक तरह से नई चीज इजाद की, अद्भुत कलाकृतियां प्रस्तुत की। उनकी कई प्रस्तुतियां जैसे अंगिका, लीलावती, राग श्लोका और शरीर आधुनिक नृत्य के उदाहरण बन गए। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई पटेल की वे भतीजी थी। चंद्रलेखा की नृत्य कला को देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। और बुआ जी, उन्हें साल 1991 में रचनात्मक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2003 में कालिदास सम्मान से वे सम्मानित हुई और साल 2004 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप उन्हें प्रदान की गई। और 30 दिसंबर 2006 को चेन्नई में उनका निधन हुआ। हम उन्हें याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि जैसे कि नृत्य की बात हो, आज भी जैसे लगता है कहीं ना कहीं कोई नृत्य सीखना चाहता है तो हर आदमी यही सोचता है कि भाई पढ़ाई करो ठीक ठाक, पहले पढ़ लो, और पढ़ने के बाद ये उम्र नहीं बचती कि आदमी नृत्य सीखना शुरू करे। तो ऐसा नहीं हो सकता? तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या सोचते हो कि जब पढ़ाई कर रहे हैं तब डांस और ये सब गाना वाना सीखा जा सकता है कि नहीं? आजकल थोड़ी परिस्थितियां बदल रही है। अच्छा। आजकल माता पिता इजाजत देते हैं कि ठीक है, जिस कला में तुम्हें रुचि है उसमें बतौर करियर चुने। पर जब पुराने जमाने की बात है, जब चंद्रलेखा हुआ करती, उस वक्त तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। उस वक्त इन्होंने बतौर करियर चुना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन एक बात ये बताओ, हम जो जानना चाह रहे हैं कि मतलब क्या आजकल क्या पाबंदी नहीं है? बिल्कुल भाई बुआ जी, ये तो जज्बे वाली बात होती है। अगर कोई उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, अपने शौक को ही, भले वो नृत्य का हो या गायन का हो या किसी भी चीज का हो, उसी में आगे बढ़कर करियर करना चाहता है और जज्बा है उस व्यक्ति में या हम में, तो क्यों नहीं आगे बढ़ा जा सकता? बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। पैसा वैसा नहीं है ना। मान लो अभी सोचेंगे कि अभी इतना थकेंगे, इतना करेंगे और पता नहीं क्या होगा, और सोचते बड़ा कंपटीशन बहुत है। फिर तो बुआ जी, आप तो बुजुर्गों वाली बात कह रही हैं। हाँ, तो इसीलिए तो हम अब तो आए इसीलिए कि आज हम बुजुर्गों वाली ही बात करेंगे। तो हम तो पूछ रहे हैं तुम लोगों से, बताओ तुम लोग क्या कहते हो कि लगेगा अच्छा पैसा नहीं मिलेगा चलेगा, हम थकेंगे, हम केवल घुंघरू बजाएंगे? देखो खुद ही भाग रही हो तुम लोग। तो भाई ये विचार का विषय है। हाँ, ये है कि सामंजस्य स्थापित करते हुए हम दोनों काम कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि हमें प्राथमिकता किसको देना है, और वाकई अगर किसी में वो काबिलियत है उस स्तर के नृत्य की जो उसको करियर के तौर पर चुन सके, तो ये देखना पड़ेगा कि बच्चे में कितनी सामर्थ्य है। और क्योंकि हमें पसंद बहुत है लेकिन हमारे में वो दिया ही नहीं है भगवान ने गुण, या भगवान की बात ना भी करें हम, तो वो शरीर में हमारे लोच नहीं है, वो कला नहीं है, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा सा जो मिला है हमें प्रकृति की ओर से उसको भी देखना चाहिए और थोड़ा अपने जज्बे को देखना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अब तुम लोग बताती हो उनको कि बुआ सही कही। वो जमाना खत्म हो गया जब हम बताएं कि बिटिया ने सही कही बात, है ना? तो इसका मतलब बुआ जी, अगर मुझे कोई सब्जी बनाने नहीं आ रही, मुझे बनानी ही नहीं है, तो न बनाऊं तो फिर क्या बात होगी? नहीं, सीखना पड़ेगा। अभी कान पकड़ लिया जाएगा और उसका हम वैज्ञानिक आधार भी बता देंगे, पता है अभी। लेकिन गीत सुना दो तुम, सोनाली बिटिया, तुम बैठी हो आज गाना सुनाने के लिए। हाँ, सुनते हैं। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तच्चिंगतिस्किधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति सुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।
जी, पता है ये गाना मुझे क्यों अच्छा लगता है? अरे भाई तुम्हें पसंद है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्यों पसंद है? हाँ, बताओ। तो बता रहे हैं। अब तुमने कहा आइसक्रीम के लिए, हमने तो नहीं एक बार भी पूछा कि तुम आइसक्रीम ही क्यों खाओगी। उस चक्कर में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा कि अब आइसक्रीम आज मिलनी है तो चाय कैंसिल कर दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है सोनाली, खिलवाने के लिए तुमने कहा था, हम ये खिलवाएंगे, मतलब हम खिलवाएंगे, ये खिलाएंगे। भाई आप खिलवाए अब श्रोता या फिर भाभी खिलवाए, हमें तो आइसक्रीम मिलने वाली है। श्रोता लोग रिस्क पर हैं। सोनाली जी साहब बच गई। तुम ही फंसी हो, अब आगे बताओ। हाँ, ये बता रहे थे इस गाने में अशोक कुमार जी कितने मतलब एकदम तन्मय होकर, एकदम आनंदमय होकर गीत गा रहे हैं। वो जब ताल दे रहे थे ना, कितना अच्छा लगता है बुआ जी। ये बात तो ये गाना सुनने में जितना अच्छा लगता है, देखने में भी उतना ही प्यारा है ना। मतलब तुम लोग चाहती हो हम ताल ऐसे बैठ बैठ कर दें और तुम लोग नाचो। देखो ऐसा है, वो सिनेमा है, घर में ये सब नहीं चलेगा। समय से काम करो, समय से आइसक्रीम बनाओ। और वो जो उन्होंने लिखा है चाय कैंसिल, भैया हम बता दे रहे हैं हमारे श्रोता बंधु, कृपया चाय वाय पी लीजिए, इन लोगों के चक्कर में मत रहिएगा। ये फिर बैठ जाएंगे, कहेंगे ताल दो भैया, हम तो गाएंगे नाचेंगे, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमारे साथी ने भी लिख दिया, कमो भाभी जी सभी श्रोताओं को नमस्कार, जादू की झप्पी, चाय नहीं पीते हैं, आइसक्रीम कब खिला रही हैं आप, बस हम नहीं जानते हैं। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब लोग बुढ़ापा एंजॉय करने लगे हैं, खुलकर जीने और हंसने लगे हैं, खुद को पोते पोतियों में नहीं उलझने देते हैं, अपने जैसे दोस्तों के संग ही वक्त बिताते हैं। क्या बात कोई है? लाचारी बेबसी अब नहीं दिखती, इनकी जिंदगी इनकी शर्तों पर गुजरती है। कभी ये गाना गाते हैं तो कभी ठुमके लगाते हैं और अपनी कहानी सुनते खुलकर मुस्कुराते हैं। क्या बात है? और बुआ जी इनकी किट्टियां होती, जन्मदिन मनाते हैं, अपनी पेंशन खुद पर ही ये लुटाते, न ताना मारते न बहुओं की सुनते, अपने अधूरे सपने इस उम्र में बुनते। क्या बात है? फेसबुक यूट्यूब के ये दीवाने होते, इनके भी किस्से फसाने होते, इनको भी दोस्तों का इंतजार होता, पार्क में रोज जमघट यार होता। अब के बुजुर्ग समझने लगे जिंदगी के बचे लम्हे जीने लगे, अब के बुजुर्ग समझने लगे जिंदगी के बचे लम्हे जीने लगे, समझ गए साथ कुछ नहीं जाने वाला, तो खुशनुमा लम्हे ये सहेजने लगे। तो भाई देखो, ये तो सहेजने लगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हर उम्र में यही होना चाहिए, मौज मस्ती, और ये समझना चाहिए कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। इससे देखो क्या है ना कि केवल लम्हा जो है वो हम सिर्फ केवल नहीं आनंदमय गुजारेंगे, बल्कि कुछ मिला तो खुश हो गए, नहीं मिला तो और खुश हो गए कि चलो मतलब जरूरी नहीं था, छोड़ दो। जैसे आज आइसक्रीम नहीं मिलेगी तो दुखी मत होना। नहीं, आप बोल रही थी कि दिल पर ना लगाए, पर आइसक्रीम ना मिलेगी तो दिल पर लगा हमने पहले ही कह दिया, आइसक्रीम नहीं मिलेगी तो मिल जाएगी, बहुत अच्छा, नहीं मिलेगी तो और अच्छा, ऐसा सोचना। अब तो आइसक्रीम जमानी ही पड़ेगी। भाई जम चुकी। लेकिन हाँ, ये बड़े बुजुर्गों की बातें जो है, हमारे एक साथी ने, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। आज मेरा 72वां साल चल रहा है। बुजुर्ग होने के नाते मुझे अपने परिवार के अलावा सगा समधी और अपने मित्र मंडल से बड़ा सम्मान मिल रहा है। वैसे ही विविध भारती फेसबुक से जुड़े हमारे ग्रुप के सभी साथी प्यार से मुझे दादा कहकर संबोधन करते हैं तो मेरी छाती गज गज फूल जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। और वरिष्ठ उद्घोषिका, हमारा नाम लिखा है इन्होंने कि रेणु जी इस मंच की प्यारी बुआ जी भी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात बिल्कुल सही है कि बुजुर्गों का आप लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इस मंच पे जो हमारा विविध भारती का फेसबुक का मंच है, वाकई इसमें सब लोगों में बहुत सम्मान दिखाई देता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है बुआ जी, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति की पहचान है। बिल्कुल। और बुजुर्गों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वो परिवार कहीं ना कहीं सुख, शांति, संपत्ति और समृद्धि से कोसों दूर होता है। बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान होते हैं, वो हमारी अमूल्य धरोहर हैं, उन्हें सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य है। साथ ही हमारे जो साथी हैं ये भी कह रहे हैं कि कुछ पल बैठ लिया करो बुजुर्गों के पास। हाँ। हर अनुभव गूगल से प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए बुआ जी हम आपके पास बैठते हैं। हाँ, तुम लोग तो बस आलसी हो, सोचती हो कि कौन ऐसे ऐसे उंगली हिलाए देखे, बाकी गेम वेम खेल लेंगे, इसलिए। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं, जगत बुआ जी को सम्मान सहित नमस्कार। बुजुर्गों के प्रति परिवार की जिम्मेदारी और उन्हें सम्मान देने के लिए आज कार्यक्रम में स्थान देकर आपने हम जैसे लोगों और ऐसे उम्र के बुजुर्गों को एक संजीवनी देने का काम किया है। चलिए आपसे सीख ले, अगर कुछ ही लोगों को इसका लाभ होता है तो एक बड़ी बात होगी।
यह ऐसी अवस्था है, हम ताकत की कमी से बहुत सारे काम परिवार पर डिपेंड करते हैं कि पैरों में दर्द है तो मालिश करें, कहीं जाना है तो अपने साथ देखभाल करते ले जाएं, पानी मांगने पर उन्हें दे। समस्या यह है कि नाती पोते आजकल मोबाइल में बिजी हैं, बाबा जी पुकार रहे हैं, माँ कह रही है कि बेटा सुन ले, लेकिन वे टस से मस नहीं हो रही। शिक्षा हमें उन्हें दूसरे ढंग से ही देना होगा, उन्हें थोपने पर और बिगड़ सकते हैं। अब आप कार्यक्रम में क्या इस विचार रखती है, सलाह देती है? देखते हैं, सुनते हैं। और ऐसे ही कुछ प्रेरक विचार जो वैसे है। एक बात है कि ये जो इन्होंने कहा है, ये बहुत सच्ची तस्वीर इन्होंने दिखाई है हम सबको। तो हम सबको एक बार विचार करना होगा, सिर्फ हम ये संदेश पढ़ें और ऐसा कर लें, ऐसा नहीं है। वाकई हमें सोचना होगा कि क्या सच में घर में बुजुर्ग हैं तो आवाज़ दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या सुन ले रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा हाँ अभी देते हैं करके टरका दे रहे हैं उस बात को। तो ये सारी चीजें हम एक बार फिर से सोचना होगा। बिल्कुल, और वक्त हो चुका है ब्रेक का, सोचना होगा। ब्रेक का वक्त हो चुका है, तो ब्रेक लेते हैं। कथा सुधा, कहानियों का दरिया। लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे। कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। अरे सरकार, पेड़ न कटवाइएगा, रुपए मैं दे ही दूंगा। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियां हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में। कथा सुधा। तुम लोग का क्रेडिट जो है ना बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। हमारे एक साथी ने लिख दिया है, चलिए चाय ही बना लेते हैं, आज तो मुझे ही बनानी है, मेहरारू मायके गई हैं। हाँ तो बुआ जी कभी कभी बना लेनी चाहिए। अरे बना तो लेनी चाहिए, लेकिन ये जो आइसक्रीम कैंसिल हो रही है उसका मुद्दा घुमा दिया इन लोगों ने, है ना। कभी कभी बना, अरे तो बना ही रहे हैं ना बेचारे, देखो बनाने जा रहे हैं, सॉरी बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, बनाने जा रहे हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आइसक्रीम नहीं मिलेगी, ठीक है। कितना विश्वास रखते हैं हम लोगों के ऊपर, उन्हें पूरा भरोसा है कि नहीं मिलेगी। वैसे कभी पत्नी जी को भी चाय पिला दे तो क्या बात होगी? नहीं तो मेहरारू मायके गई है भाई, कैसे पिला देंगे? जब आ जाएगी तब भी पिला दीजिए। पिलाते ही होंगे, देखो तब ऐसे थोड़ी बनाना आता है। लेकिन हाँ ये बात तो है, जो हम बुजुर्गों की बात कर रहे थे, जो उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा था, ये बात सत्य है। एक बात और होती है कि कहीं तो लगता है कि बच्चे आ गए, बात भी सुन लिया, सब चीजें मुहैया करा दी, फिर भी उनको कभी कभी किसी घर में या बहुत सारे बुजुर्गों के संग ऐसा होता कि तब भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। और फिर जब बैठ के आकलन करते हैं तो एक कहानी ऐसी थी कि गिर गए थे बुजुर्ग, तो सब लोग एक ने आके काफ़ी इंक्वायरी की। तो वो ऐसे थे कि मतलब उन्होंने बच्चों से पूछा, बेटे और बहू से, तो बहू ने बोला कह रहे हम डायबिटिक थे, हमें रोज आके इंजेक्शन लगाती थी, सब मैं करती हूँ ध्यान, और क्या चाहिए और क्या चाहिए। बोले नहीं उस दिन आपने झगड़ा हुआ था। बोले नहीं झगड़ा नहीं हुआ था, वो तो ऐसे कर रहे थे, ये कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ था। फिर काफ़ी बात होते होते बात ये खुली कि सारी चीज़ें उनको मुहैया कराने के बाद भी वो उनके पास नहीं बैठते थे। इस बात का जो क्षोभ था वो बुजुर्ग के मन में, वो कहीं से पूरा नहीं हो रहा था। और वो सारी सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से, कमरे में एसी हो या कार हो, या आपके साथ कार भी वो हो कि ड्राइवर चला रहा हो, आप जहाँ चाहे चले जाएं, जो चाहे खरीद लें,
वो सब उससे पूरा नहीं होता है ना? वही बात होती है ना बुआ जी कि साथ रहने और साथ होने में जो फर्क होता है ना, भौतिक रूप से भले आप कितने भी समृद्ध हों, लेकिन वो जो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है उसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। यानी उस वक्त जो उनका अकेलापन है, हाँ, वो उन्हें बहुत सताता है। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि अपना क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताएं। मतलब थोड़ी देर बैठे, उनसे बातें तो करें, कभी क्या गले लगाइए उनको, कभी उनकी गोद में सर रख लीजिए, कभी उनके सर पर हाथ फेर दीजिए कि थोड़ी चलिए आज हम मालिश कर देते हैं, चंपी कर देते हैं, है ना? तो ऐसा जरूरी है। स्पर्श की जो गर्माहट है वो जरूरी है, बहुत अच्छी होती है। और हम लोग जैसे बड़े हो जाते हैं, वैसे पता नहीं क्यों ऐसे दूर दूर हटने लगते हैं, पर अगर हमने हाथ में हाथ ले लिया, सिर पे घुमा लिया, तो जो भावनाएं जो दिल को छू जाती है तो गदगद हो जाते हैं फिर सभी, है ना? सही बात है, बिल्कुल। और उनके पास बुआ जी अनुभवों की एक पूरी पिटारी होती है। अच्छा, इसी लालच में जाना चाहिए, इसी लालच में जाना चाहिए। देखो फिर ये आ गई अपने उसमें। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो हमेशा उनका मार्गदर्शन हमें मिलता ही है। ये बात छोटी छोटी चीजें उनसे सीखी जा सकती हैं। जैसे आपसे कई चीजें हम सीख लेते हैं, मतलब जाने अनजाने ही, कि सब्जी बनाना नहीं सीखना चलेगा, है ना? यही करती हैं। वैसे एक साथी कह रहे हैं कि सत्यान्वेषी मीठे दो बोल ही बुजुर्गों का प्राथमिक सम्मान है। उनके अनुभवों को आत्मसात करना उनका दूसरा सम्मान है। समय समय पर उनकी उचित देखभाल उनके तीसरे और आखिरी सम्मान है। किंतु समाज में आज इसी बात का अभाव है। फिर भी इसके लिए अपने भाग्य का दोष दे देना उचित समझते हैं, किंतु अपने बाल बच्चों की त्रुटि या उनके द्वारा हो रहे अपनी अवहेलना को किसी के समक्ष बयां करना वे उचित नहीं समझते। और इससे भी अधिक अपने बच्चों से प्यार करते हैं, किंतु उन्हें नहीं, अपितु अपने नेटवर्क पर ही रहना लोग मतलब अपना धर्म समझते हैं, यानी कि अपने में ही मगन रहना। बिल्कुल सही बात है। अपने नेटवर्क यानी जो उन्होंने एक क्षेत्र बना लिया है रहने का, अपना एक दायरा बना लिया है, उसी में रहते हैं और फिर संकोच करने लगते हैं कि अच्छा हमने तो कभी बात की ही नहीं पापा से, हम क्यों आज बात कर लेंगे अचानक। तो वो जो तोड़ लीजिए उस बैरियर को, उस बंधन को तोड़िए एक बार, देखिए आपको भी बहुत मजा आएगा और आपके पिताजी को भी मजा आएगा, चाहे आपकी माता जी हों या आपकी सासू माँ हों या आपके ससुर हों, किसी के भी हो सकते हैं। तो वो तोड़ दीजिए बंधन और एक बार फिर से बैठिए साथ में, है ना? जी बिल्कुल। और हमारे साथी भी उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज लिखकर भेजा, कहते हैं कि वृद्धावस्था जीवन की एक अवस्था ना झुठलाई जाने वाली कटु सच्चाई है। आज उम्र के जिस पड़ाव से वृद्ध गुजर रहे हैं, कुछ दशक बाद इसी पड़ाव से हमें गुजरना है। वृद्ध जो आज है एक समय में युवा थे, कर्मशील थे, इनके भी शौक और सपने थे। हमें उनकी सेवा के साथ ही उनके सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बूढ़े इंसान का दिल बच्चों जैसा भोला होता है। वृद्धजन हमारे परिवार की शोभा, ज्ञान के भंडार रूपी धरोहर होते हैं। जीवन के विपरीत हालातों में भी वे अपने जीवन का अनुभव लाभ हमें प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बुआ जी, बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए मतलब ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको कोई चीज बड़ी अलग से करनी है, आपकी अतिरिक्त शक्ति खर्च हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है या समय खर्च हो रहा है। बुजुर्गों को देखकर अपने आप ही सम्मान की भावना आ जाती है। जैसे सार्वजनिक वाहन में उन्हें खड़ा देखकर बरबस हम खड़े हो जाते हैं। परिचित मिलने पर श्रद्धा पूर्वक पैर छू लेते हैं या सर झुका देते हैं। तो ये सब बातें सिखाने की नहीं होती, ये हमारा बुजुर्गों के प्रति सम्मान होता है, जो हम भी बचपन से अपने परिवार में देखते आए हैं। ये हमारी सखी कह रही हैं। लेकिन आजकल इन सब की अनदेखी हो रही है कहीं ना कहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कि हम अभिभावक की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब हम खुद अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? क्योंकि बच्चे, हमने बार बार कहा है, बच्चे सीखते बिल्कुल नहीं है, बच्चे अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं। जो आप कर रहे हैं वो धीरे धीरे उसको आत्मसात करते हैं। एक बात और है, जैसे कि अक्सर हम सोचेंगे कि सारी सुविधाएं हैं, साथ में बैठ भी रहे हैं, अब क्या चाहिए, स्पर्श वाली बात भी होगी। लेकिन आप जैसे कुछ बनाने जा रहे हैं, जैसे आज बच्चे का जन्मदिन है, तो राय ले लीजिए। आपने भले ही प्लानिंग कर ली है, फिर भी उनसे पूछ लीजिए कि बताइए ना क्या करते हैं, क्या बनाते हैं नाश्ते में, आज क्या बनाया जाए, मेहमान आने वाले हैं तो बताओ क्या बनाए नाश्ते में, है ना? तो पूछ लीजिए। अगर उन्होंने दो डिश बताई और आपकी प्लानिंग में कुछ और दो थी, तो वो एक ऐड कर लीजिए उसमें, या कह दीजिए अच्छा अम्मा अगली बार याद रखेंगे, ये वाली बनवा लेंगे, है ना? तो कुछ इस तरीके से, या कैसे बनेगा
ये बार आप बना तो रहे हैं, लेकिन छोले पूरी आप जब बनाती थी ना तो कैसे बनाती थी ये बता दीजिए। उनसे पूछ लीजिए कभी कोई व्यंजन विधि, है ना, तो देखिए फिर उनकी कैसे चेहरा खिल जाएगा, खुश हो जाएंगे। हाँ, नया जीवन उनको मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाइए किचन में और बताइए, बस आप बताइए, हम आप जैसे बताएंगे वैसे हम बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। उनसे सिर्फ इतना पूछ लो कि ये हम खिचड़ी बना रहे हैं, इसमें इतना नमक डाल दें, केवल इतना दिखा देंगे कि आप इतनी मात्रा सही रहेगी, उतने से ही वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा हमारी जरूरत अभी इस समाज में है। तो बिल्कुल बुआ जी, बातें बहुत भावुक करने वाली हैं, लेकिन हम पहले गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का, कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, मेरी जिंदगी में पलट के ना आए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। देखो भाई, बहुत समय ऐसा होता है कि मतलब हमारे एक साथी ने तो बहुत ही संवेदनशील बात कर दी कि लोग जीवित इंसान से ठीक से बात नहीं करते, मरने के बाद हिला हिला के पूछते हैं कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो कोशिश यही करिए। कभी तो परेशानी होती है। वैसे हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि बुजुर्ग घने पेड़ की छाया जैसे होते हैं, ठंडक तो इन्हीं के पास मिलती है। छोटों को बुजुर्गों की अहमियत समझ नहीं आती है, सिर्फ उनको हमारा समय, सेवा और सम्मान चाहिए होता है और कुछ उन्हें नहीं चाहिए हमसे। बिल्कुल बुआ जी, जब हम सम्मान की बात करते हैं ना, तो उनको ये महसूस कराना कि आप अलग नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, ये भी किसी सम्मान से कम नहीं है। बिल्कुल। या आप अशक्त हो गए हैं, या आप में आप कमजोर हो गए हैं, आप मत बोला करिए, आपको याद नहीं रहता है, आप तो बैठे रहिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं। इन सारी जो चीजें होती हैं, या कोई मेहमान आ गया तो अरे आप अपने कमरे से मत निकलिएगा, ये सारी चीजें बहुत तकलीफ देह होती हैं। और मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था बुआ जी कि बुजुर्ग जो है उन्हें खुद अगर आप दवाइयाँ दें
तो वो उनके लिए बहुत जल्दी लाभप्रद साबित होती है। या फिर आंखों में आई ड्रॉप्स डालना है तो वो आप करें, आपकी ये कोशिश हो कि दिन भर तो नहीं, रात के समय जब आपको वक्त मिलता है तो आप बैठ के मैं दवाइयाँ देता हूँ, पानी ला कर दे और साथ में अगर अपने हाथ से दवाई दे तो जल्दी से उन्हें लग जाती है। क्या बात है ना, ये बात बिल्कुल सही है। और अक्सर हम लोग मतलब हर इंसान वैसे सोचता है कि दिन में कि कहीं ना कहीं चलो समाज सेवा करते हैं, और घर में जहाँ सेवा की जरूरत होती है वहाँ शायद हम नजरअंदाज कर जाते हैं इन सारी चीजों को। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें, आपको भी अच्छा लगेगा धीरे धीरे, है ना जी। और वैसे जो ऐसा है कि अच्छा लगने की जहाँ तक बात है, आइसक्रीम और चाय में जो आज लड़ाई चल रही है वो बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। और हमारे एक साथी ने लिखा, आज मेरी बेटी ने नवासे के लिए मैंगो आइसक्रीम बनाई है। मेरी बेटी ने बनाया है, उन्होंने बड़े फक्र से लिखा है। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। अब तुम लोग कहोगे दामाद ने क्यों नहीं बनाया है? ये आजकल की पीढ़ी वाली बच्चियां यही सब करती हैं। तो मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी भी पूछ लेते हैं इनसे। तो बेटी ने बनाया ना, उन्होंने बताया, इसी ने पहले बता दिया। सब लोग अपने बचाव के लिए बहुत एकदम अलर्ट है। तो ऐसा है कि बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, वैसे इन्होंने तो आइसक्रीम बनाई है, लेकिन आज हम क्या बनाने वाले हैं? हम तो बहुत सारी डिशेस बनाने वाले हैं, पर अभी बातचीत अभी थोड़ी ज्यादा चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। तुम लोगों ने जब कह दिया कि एक हमारे एक साथी से कि आप भी कभी कभी पिला दिया करिए चाय, आप भी कभी कभी कुछ कर दिया करिए, ये बिना जाने कि वो करते हैं कि नहीं। अब देखो उन्होंने भी कह दिया कि भाई ऐसा है कि मैं भी समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जैसा समय मिलता है मेरे पास रहता है, मैं भी रसोई घर में हाथ बटाता हूँ। मैं जितना हो सकता है घर गृहस्थी के काम में अपनी सुविधा और समय के अनुसार अपनी पत्नी की हेल्प करता हूँ, जबकि वो नहीं चाहती कि मैं कुछ करूँ, पर मैं हेल्प करता रहता हूँ। अब यहाँ पे जो उसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि वो नहीं चाहती। अब आप ये सोचिए कि क्यों नहीं चाहती। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे पुरुष जब खाना बनाते तो इतनी सारी चीजें फैला के रख देते हैं। तो हेल्प करते हैं ना, खाना कहाँ बना रहे हैं? अगर उन्होंने खुद से बनाया तो इतना सब फैला के रख देते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारी जो एक स्थान होता है हर चीज का रखने का, कि नमक यहाँ रखते हैं, हम शक्कर यहाँ रखते हैं, और वो जब करते हैं तो सब पूरा गड़बड़ कर देते हैं। और नमक कहाँ रखा है, शक्कर कहाँ रखी है, फलाना मसाला कहाँ है, लौंग कहाँ है, इलायची कहाँ है, अब बुआ जी सब आके तो हमें ही देना पड़ता है। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि वो हो सकता है हेल्प करते हो, लेकिन फिर साथ में हेल्प के लिए अपनी पत्नी को बुला लेते हो, तो वो कहती होंगी अच्छा आप हटिए, हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा, और मजेदार बात यह होती है कि जब भाई लोग हमारे बनाते हैं तो स्वादिष्ट तो बहुत बनता है, क्योंकि जो 4 दिन तक चलना है घी, वो एक दिन अच्छे से प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि बजट से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि अलग अलग बॉक्स में रहते हैं। जैसे अभी आज खाना बनाने के बॉक्स में है तो वो बेहतरीन होना चाहिए, हम लोग को आगे तक का देखना रहता है। अब हमारे भाई लोग कहेंगे कि बुआ ने पक्ष ले लिया बेटियों का, ऐसा नहीं है। देखो होता है यही है, जब वो एक दिन बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, रच रच के आराम से। जो काम 1 घंटे में होगा वो 2 घंटे में करेंगे, है ना। तो घी आदि ज्यादा डालेंगे तो स्वाद तो अच्छा होगा ही। तो भाई ठीक है, आप कभी कभी वो भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, तो हर चीज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो भाई व्यंजन कह रहे हैं बताने के लिए, तो सोनाली बिटिया पता नहीं क्या बताएंगी जी। तो मैं मैंगो चीज केक, अभी पहले मिठा शुरू हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। उन्होंने मैंगो आइसक्रीम बनाई, तो और आप मैंगो चीज केक बना रही हैं। इसके लिए सामग्री है 4 बड़े आम, 100 ग्राम क्रीम चीज, पका हुआ बता दो। हाँ, पका हुआ आम, और 100 ग्राम जो है आम जो है बड़े आम, फ्रेश क्रीम 100 ग्राम, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, 1 बड़ा चम्मच जिलेटिन या फिर चाइना ग्रास, या तो आप जिलेटिन का उपयोग करें या फिर चाइना ग्रास, और 10 से 12 मीठे बिस्किट और 50 ग्राम मक्खन। मतलब मीठा बिस्किट कोई भी ले लेंगे, मीठे बिस्किट कोई भी जो चाय के साथ खाते हैं। तो बिस्किट को पहले मिक्सी में से चलाकर उसका पाउडर बना ले, और इसमें पिघला हुआ मक्खन मिलाकर उसे अच्छी तरह से मिक्स करके जो केक बनाने का पॉट होता है उसमें चिकनाई लगा के इस मिश्रण को पूरी तरह हाथ से फैला दे, और इसे ओवन में रख के पतली लेयर जो बन जाएगी बिस्किट की, इसे 7 से 8 मिनट के लिए 180 डिग्री पर उसे बेक कर ले। अब ये जब बेक हो रहा है तब हमें दूसरी तैयारी करना है। जिलेटिन या चाइना ग्रास को हम, एक पाउडर आता है, एक गुनगुने पानी में डालकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर बाद में दूसरे बर्तन में फ्रेश क्रीम, क्रीम चीज, पीसी शक्कर और आधे आम का रस, यानी हमने 4 आम लिए तो 2 आम का रस निकाले और इसे पूरा मिक्स कर लिया, और इसमें आधा जिलेटिन मिलाए और उसे अच्छी तरह चलाएं। और फिर जो बिस्किट वाली लेयर, उसको ठंडा होने के बाद में इसके ऊपर ये पूरा मिश्रण डाल दे। फिर बाद में आधे आम का रस
और उसमें फिर जिलेटिन डाल के और फिर उसके ऊपर सेकेंड लेयर, यानी पहली लेयर जो होगी बिस्किट की होगी, उसके बाद में क्रीम चीज की लेयर होगी और उसके ऊपर आम के रस वाली जो लेयर होगी, और इसे बस ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दे और 2 घंटे में ठंडा ठंडा मैंगो चीज केक जो है सर्व करे। तो मतलब ये आइसक्रीम टाइप की भी चीज हो गई थोड़ा सा। हाँ हाँ, यानी फ्रिज में रखा हुआ है। वैसे फ्रिज हमारे में। एक साथी ने कहा है कि यहाँ का फ्रिज खराब है। कहाँ का? सखी सहेली का। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि आइसक्रीम नहीं बनेगी, हाँ, चाय तो बनेगी। हम आपके घर में रखेंगे, ये आप अपने घर में रखिएगा। समझ गए? जो सोनाली बिटिया ने अभी बताया है ये वाली डिश, ये अपने घर में रखिएगा। यहाँ के सच में फ्रिज खराब है। हाँ सच में फ्रिज, पर बुआ जी ये बहाना नहीं चलेगा, बोले आज फ्रिज खराब और अगली बार तो आइसक्रीम जरूर चाहिए आपसे। अगली बार की क्या गारंटी कि फ्रिज सही रहे। देखो गैस वाला काम बताओ, जो जैसे पोहा कटलेट वगैरह बनेगा अच्छा सा। चलो हांडी बताओ। भी बन सकती है बुआ जी। नहीं तुम कुछ बताओ, क्या तुम बना सकती हो बढ़िया, वो बताओ हमें। पोहा कटलेट ही बना देते हाँ, हैं। चलो, सोनाली बताओ। जी ने जो चीज केक, मैंगो चीज केक बनाया ना, उसके बाद वो बहुत मीठा था। तो पोहा कटलेट बनाने वैसे के खांडवी लिए भी ना नमकीन ही होता है। हमें लगा कि सोच रही थी अच्छा खांडवी से तुमको लगा मीठा है, नहीं वो भी नमकीन होता है। पोहा कटलेट से इनको लग रहा था सच में नमकीन है। अच्छा तो बनाए। बनाओ बताओ। इसके लिए सामग्री है पतला पोहा 2 कप के लगभग, साथ ही 2 आलू, एक बारीक कटी हुई प्याज, अदरक कुतरी हुई, मिर्ची पेस्ट अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए, ज्यादा तीखा अगर ना चाहते हो तो थोड़ा लीजिए, साथ ही नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, मिर्ची। अच्छा हल्दी स्वाद अनुसार नहीं होगा? हल्दी रंग अनुसार होगा। अच्छा रंग अनुसार होगा, ठीक है। अच्छा हरा धनिया बारीक काट लेना है, साथ ही शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, जीरा पाउडर है, गरम मसाला है और चाट मसाला, साथ ही चावल का आटा। अब इसे बनाने के लिए जो पोहा है उसे धोकर मतलब छन्नी में रख दें। हाँ छन्नी में रख दीजिए, मतलब छान दे, उसका पानी नहीं था, उसे थोड़ी देर पानी में छोड़ देना है, भिगो दे अच्छे से। भिगो दे, फिर पानी से निकाल कर उसे पानी छान लीजिए और उसमें मिलाइए उबले हुए आलू, मैश करके कद्दूकस करके डाल दीजिए। फिर जो चावल का आटा है हम हाथ से फोड़ेंगे। हाँ वो भी चलेगा। हाँ तो वो चलाना ही पड़ेगा ना, हम तो हाथ से फोड़ेंगे। कौन उठाए कद्दूकस, फिर उसको धो, इतना लिपट जाता है कि पूछो मत। नहीं पर बहुत अच्छा लगता है, हाथ से मिक्स किया वाला भी बहुत अच्छा लगता है। हमें मालूम था, हम जो कहेंगे। चलो अच्छा फिर उसमें चावल का आटा मिलाना है। अच्छा कितना? मतलब जो लिया गया है, हाँ जो बंध जाए उतना। और फिर जो सारे मसाले हमने बताए ना, गरम मसाला हो गया, मिर्ची का पेस्ट हो गया, अदरक कतरी हुई, वो सारे डालिए और उसे अच्छे से मिक्स करिए। और फिर उसके गोले बनाकर या कटलेट के आकार की चपट गोलियां बनाकर चिपटी गोलियां बनाकर तल लीजिए। देखा बुजुर्गों के साथ बैठते चपट नहीं होगा, चिपटी होगा। और आजकल तो वैसे पान के शेप का, हार्ट शेप का, गोल शेप का, अलग अलग वो भी आता है, कई तरह बना के उसमें से काट लो। हाँ यही तो हम कह रहे हैं कि जो मन है सो बनाओ। अच्छा बुआ जी, तारा सितारा सब साइज का। सब और उसके ऊपर काजू भी चिपका दो तो बहुत अच्छा दिखता है ना वो। ऐसा पोहा पे वो जो कटलेट बन जाएगा उसके ऊपर। अच्छा हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। लगाया था वो नहीं केक में जरूरी नहीं, पर कटलेट के ऊपर बहुत अच्छा दिखता है बुआ जी। बीच में से ऐसा चिपका दो बच्चे। अच्छा हम लोग जब आए थे तब तुमने नहीं बनाया था, बनाया था तो उस पे ये नहीं चिपकाया था काजू। नहीं जब आप आइसक्रीम देंगे उसके बाद मैं कटलेट खिलाऊंगी। तो सोनाली जी जैसे हम आइसक्रीम बना रहे हैं वैसे ही आप कटलेट बनाइएगा। बिल्कुल। फिर हो गया ना कटलेट को आप चटनी या सॉस के संग परस सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल गीत परसेंगे। जाना महफिल से, ओ कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओए मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।
भर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, ओ दिल भर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, हो मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर। दिन सारा गुजारा तोरी अंगना, अब जाने दे मुझे मोरी सजना। मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर, हो मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर। मैं धरती तू आसमान, मेरी हस्ती पे छा गया तू। मैं धरती तू आसमान, मेरी हस्ती पे छा गया तू। सीने के सुर्ख दाग में दिल बन के आ गया तू। सीने के सुर्ख दाग में दिल बन के आ गया तू। अब रहने दे निगाहों में मस्ती, अब साले मैंने ख्वाबों की बस्ती। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, हो मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। हाय मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर। मेरे यार शब्बा खैर। भाई खैर तो सभी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बच्चे जब शैतानी करते हैं या कुछ करते हैं तो हम बड़ों से शिकायत कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़े कुछ गलत काम करें तो कहाँ शिकायत करें? बताओ तुम लोग। ये प्रश्न तो गंभीर है बुआ जी। हाँ, तो इसीलिए आप खुद का आकलन करिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक हम जहाँ पर मुखिया थे तो हम कैसे कहें कि मुझे ये दो, है ना, या मेरे लिए ये करो। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप खुद समझें कि उन्हें क्या चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वैसे हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि परिवार व समाज की बुनियाद है बुजुर्ग, गहरी सोच व अनुभव के भंडार है बुजुर्ग, सफलता की कुंजी श्रद्धा के पात्र हैं बुजुर्ग, हमारे समग्र विकास के चिंतक हैं बुजुर्ग। तो लेकिन ये जो बात हम कह रहे थे वो वाकई सोचने की बात है कि जैसे इन्होंने कह दिया कि बच्चे की शिकायत, अरे लेकिन बच्चों की शिकायत तो आप कर लेते हैं, बस मन हल्का हो जाता है, लेकिन कर क्या पाते हैं? बच्चे कोई बदल तो नहीं जाते। फिर बुजुर्गों की शिकायत करने की आप क्यों सोचते हैं? बिल्कुल, है ना, जैसे है वैसे उन्हें वैसे स्वीकार करिए। और जब अब क्या, पहले भी आप 5 साल के बच्चे को भी बदल नहीं सकते, तो बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको आप क्यों बदलने की सोचते हैं? बिल्कुल बुआ जी। और ये कहा भी जाता है ना कि बच्चे और बुजुर्ग उनका मतलब एक जैसे होते हैं। हाँ, यानी एक जैसे तो इस मामले में होते हैं ना कि एक जिद हो जाती है या अड़ जाते हैं कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा होता है। इस मामले में एक जैसे होते हैं। लेकिन ये बात कहना कि हम सोच लें कि जैसे उनको डांट देते तो फिर हम बुजुर्गों को भी डांट दें, तो वो तो संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। बस प्यार से समझाया जा सकता है उन्हें, और परिस्थितियां पहले जैसी थी अब वैसी नहीं रही है, तो इस तरह से अड़ने में कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसे हमें प्यार से समझाकर भी हो सकते हैं। प्यार से समझाएं, कोई बीच का रास्ता। देखो हर चीज के लिए जैसे अगर हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो हर जगह लागू नहीं हो पाएगी कि हम कह दें कि नहीं आप प्यार से समझा दीजिए या कर दीजिए। जो जहाँ जैसा लागू होता है आपको खुद ये रास्ता तय करना पड़ेगा, ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम इस स्थिति में कैसे बुजुर्गों को खुश रखें। ये आपको तय करना है। हम सिर्फ बता रहे हैं कि आप खुश रखिए चाहे जैसे भी, यानी परिस्थितियां कैसे भी हो, बस उसका अंत हमें खुशी से जोड़ना है। जी बिल्कुल बुआ जी। उम्र के जिस पड़ाव पर वो रहते हैं, ज्यादा की इच्छा नहीं रहती उनकी। बस ये चाहते हैं कि थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा समय, कुछ बातचीत का अवसर। तो भाई देखो ऐसा है, थोड़ा ज्यादा की भी अगर इच्छा है तो वो भी पूरी कर दीजिए। उन्होंने बहुत लंबा समय आपके लिए दिया है, अपने जीवन को दिया है, समर्पित किया, बहुत बहुमूल्य समय दिया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, और फिलहाल घड़ी हमसे भी कुछ इशारा कर रही है कि अब इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक, कम्मो
और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।